हेलो स्टूडेंट। मैं 68 बीपीएससी के लिए आप लोग को विवास पनोरमा का जो जिस्ट आया है नई बुक, मैं पहले विवास पनोरमा की ये वाली जो बुक है इसका पूरा डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ 67th के लिए, और लेकिन उसका जिस्ट आ गया है जो पूरा बिहार का एकदम करेंट है। तो आप इसका तैयारी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी हम पढ़ा देंगे ताकि आपको टाइम बहुत कम है। जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करके आप पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन, बिहार का जितना भी करेंट अफेयर है और हिस्ट्री है, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जितना सारा, ये सारा सब कुछ है इसमें। आप इसको देख सकते हैं कि सारा कुछ है। जैसे बिहार का विषय सूची इसका देखिए, बिहार का है कि बिहार एक नज़र है, बिहार विशिष्ट तथ्य है, बिहार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बिहार सामान्य भूगोल है, बिहार वन एवं वन्य जीव अभयारण्य है, बिहार कृषि एवं पशुपालन, यानी कि जितना भी विषय है बिहार का सब कुछ है। इसको अगर आप पूरे अच्छे से बार बार रिवीजन करके चले जाइएगा तो आपका बिहार का क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा। और सर जो बिहार का करेंट अफेयर पढ़ा ही रहे हैं, और आप बिहार का जो जीके पोर्शन है वो इससे आप पूरा करके चले जाइए तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर ये बिहार का पूरा करके जाएंगे उसके बाद हम लोग पूरा ये जो है इंडिया का और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं बिहार का विशिष्ट तथ्य, उसके बाद से फिर रिवीजन करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और हम सॉरी हैं कि बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर बढ़िया से रिवीजन कर लिया जाए तो हम फटाफट ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बिहार विशिष्ट तथ्य से। विश्व में प्रथम, ठीक है, तो विश्व में प्रथम है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वजी संघ लिचिचवी वैशाली रोम गणराज्य से पहले 600 से 400 ईसा पूर्व था, ठीक है। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय क्या है, ये सब याद रखिएगा। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वजी संघ, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में पहले भी। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय, हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी के पहले, ठीक है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, सम्राट अशोक, इनका ये याद रखिएगा टेन्यूर 272 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर जो है वो पाटलिपुत्र है, 221 ईसा पूर्व, जो पटना है अभी। खगोल विज्ञान एवं गणित में विश्व का प्रथम युगांतकारी आविष्कारक आर्यभट्ट, सब जानते हैं। प्राचीन कुसुमपुर जो पटना का ही नाम है, ये हो गया। भारत में प्रथम क्या है, भारत में सर्वप्रथम सिक्के के सर्वप्रथम रुपये के सिक्के का प्रचलन करने वाला बिहारी शासक शेरशाह सूरी थे। ये सब पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे तो। 1542, ये याद रखिएगा, शेरशाह सूरी 1542 ईस्वी में जारी किए थे। चांदी के एक तौल अर्थात 180 मासे में से 1 रुपये के सिक्के में से 175 मासे शुद्ध चांदी थी, समझ रहे हैं ना। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह एवं कारावास, नील की खेती करने वाले अंग्रेज के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह जानते ही हैं। यहीं से तो रियल में जो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, मतलब पहला जीत हुआ था अंग्रेज के लिए। इसी प्रकरण पे प्रथम बार कारावास के लिए इनको दंड भी मिला था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई गांव सिवान में। भारत के सर्वप्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार बार विजयी हुए, स्वर्गीय जगजीवन राम सहस्राम क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे का सबसे लंबा पुल सोनपुर में, ये आपको पता ही होगा। भारत का सबसे पुराना स्तूप क्या, भारत नेपाल सीमा के निकट पिपरा छीव में 2500 वर्ष पुराना और 7 मीटर ऊंचा ये पुराना स्तूप है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मेला और पशु मेला कहाँ, गंगा व गंडक नदी के संगम पे सोनपुर पशु मेला हुआ। कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है ना। पूरे राज्य में सभी जेलों में कंप्यूटर प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। आम लोगों को उनके परिवार पर सुनवाई के साथ साथ नियत सीमा में उनके इसके निवारण का कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपदा में त्वरित रिस्पॉन्स एवं राहत पहुंचाने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में SDRF के पूर्ण
तात्कालिक बटालियन को गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति 2014 में ये पूछेगा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। ये सब क्वेश्चन जो आ जाएगा वो आपको बिहार से मतलब पहले पूछ देगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के वास के लिए भूमि रहित परिवारों को वास भूमि नीति के अनुसार जो लागू करने वाला कौन सा राज्य है भारत का, तो आंसर में रहेगा। और एक चीज़ आप जानते ही हैं कि अब तो निगेटिव मार्किंग है, तो बड़ा संभल के क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से जो भी चीज़ को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि कैसे भी, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत समझदारी से पढ़े और निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए रहे और बहुत ही थोड़ा देर रुक के, पहले जैसा नहीं कि बस देखे मारे कि गलती भी हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब 4 गलत क्वेश्चन एक सही क्वेश्चन को कट कर देगा, ठीक है ना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय कारागार बेऊर पटना में प्रिजन ERP सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। 2 अन्य महिलाओं के साथ दरभंगा की भावना कांत बनी भारत की पहली फाइटर पायलट, ये जानते हैं, ठीक है ना, भावना कांत बनी। कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला 1905 में पहला भारत का राज्य बिहारी बना। जहानाबाद जिला के धनरई गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा ग्राम भी है। आपदा रिस्पॉन्स के मानदंड 24 घंटे में मृतकों के परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य है जो बिहार है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन 20 किलोमीटर तक अशोक राजपथ से दानापुर तक है। बिहार देश का पहला टिम्बर मार्ट जो है वो हाजीपुर है। देश का पहला राज्य जहाँ पूरे राज्य में की जेलों में कंप्यूटर प्रणाली लागू हो गई है वो भी बिहार है। देश का पहला डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र पटना है। खादी को अकादमिक परिधान के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। पुलिस की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। तो बिहार ये सब चीज़ में ये सब याद रखिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, बहुत बार बार कीजिएगा ताकि आपको ये ना हो, ठीक है ना। देश की पहली फॉरेस्ट वनडू शुरू करने वाला राज्य जो है वो भी बिहार है। और गांगे डॉल्फिन के संरक्षण हेतु आश्रयनी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बिहार सुल्तानगंज से कहलगांव तक है, ठीक है। ये देश का पहला राज्य जहाँ आम लोगों को उनके परिवार पर सुनवाई के साथ साथ नियत समय सीमा से इसके निवारण का कानूनी अधिकार है वो भी बिहार है, ठीक है ना। अब बिहार में प्रथम क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी, ये सबको पता है। बोध गया में बौद्ध मंदिर का प्रथम निर्माता समुद्रगुप्त है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जय राम दास दौलत राम है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार की प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है वो अब्दुल गफूर हैं। बिहार की प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोलानाथ पासवान शास्त्री हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ये पूछ सकता है, निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है, ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में, ठीक है ना, 5 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक रहे थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। तो ये सब यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन था, ऐसे करिए, स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर किस रचना के लिए उनको मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1832 ईस्वी में। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़े, वो प्रथम भोजपुरी फिल्म, ठीक है ना। ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इसमें से पूछा जा सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जैसे ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र क्या था? तो सर्च लाइट। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, ठीक है ना। भोजपुरी फिल्म कौन सा था? तो हे गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़े, वो। मैथिली फिल्म क्या था? तो कन्यादान। बिहार का प्रथम वाईफाई गाँव बेलदारी चक पटना, वाईफाई गाँव, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। बिहार का प्रथम मुक्त कारागार
मई 2012 से बक्सर है, ठीक है ना। बिहार का प्रथम फ्लड लाइट वाला क्रिकेट स्टेडियम राजवंशी नगर पटना में है। फ्लड लाइट वाला स्टेडियम। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सेतु पुल है, 5.575 किलोमीटर लंबा। भारत का पहला बीपीओ सेंटर क्या है, तो पटना टीसीएस कंपनी द्वारा, ठीक है। भारत का पहला किसान बिजनेस स्कूल कंजिया नाथनगर भागलपुर में, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत का पहला स्टील साइलो अनाज भंडारण के लिए डहरिया कटिहार में, ठीक है ना। राज्य का पहला और दूसरा देश का ग्रीन शहर भभुआ। राज्य का पहला ड्राईपोर्ट बिहटा पटना, ये करंट अफेयर था लास्ट ईयर का, ठीक है ना। फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर व राजगीर दोनों प्रस्तावित है, ठीक है ना। राज्य का प्रथम पूर्णतः स्वचालित डेयरी एवं प्रथम टेट्रोपैक प्लांट बिहार शरीफ में है। राज्य का पहला खुला जेल बक्सर है। राज्य का पहला महिला जेल भागलपुर में है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित बिहार के प्रमुख व्यक्ति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये हो गया आपका। अब आते हैं बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्ट्री आता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम फटाफट इसको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। एक बात और, पूरा एकदम एक एक लाइन याद रखिएगा, एक एक लाइन पूरा याद रखिएगा, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1000 1,00,000 ईसा पूर्व क्या था क्या नहीं था, ये सब पूछते रहता है। तो बिहार के दक्षिण भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, ठीक है। पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर में मिले, पटना, गया और नालंदा जिले में उत्खनन से प्राप्त हुए, जो अनुमानतः 1,00,000 ईसा पूर्व काल के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंगेर के भीम बांध से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंगेर के भीम बांध से, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य पाषाण युग में जो 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी मुंगेर से मिले हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान जो तेज धार और नोक वाले हैं, ठीक है। फिर नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरान, सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल्य समानता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य है और इनमें पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के भी उपकरण मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर नवपाषाण युग में जो मिले हैं कि पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी औजार किस पाषाण युग में मिले हैं या किस युग में मिले हैं, तो आप बोलेंगे कि नवपाषाण युग में मिले हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में चिरांद से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ठीक है ना। चिरांद जो होता है उसको सारण कहते हैं। ताम्रपाषाण युग और इसके परवर्ती चरण के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर, सारण, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं। चिरांद से ताम्रपाषाण युगीन काले लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ये पूछेगा कि जो काले लाल मृद भांड प्राप्त हुए किस काल से थे, तो ताम्रपाषाण युग से थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ, ठीक है। इसमें लौ प्रौद्योगिकी की देन का निर्णायक है। पूछेगा कि लौ प्रौद्योगिकी की देन का निर्णायक कौन है, तो उत्तर वैदिक काल, कब से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग आरंभ हुआ और इसी समय में आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ। लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित, ये भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार की सदा नीरा नदी, जिसको गंडक नदी भी बोलते हैं, के तट पे पहुंचने का विवरण देता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप बहुत अच्छे से रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में बिहार का सबसे पहले जो जिक्र मिला है वो इसमें मिला है शतपथ ब्राह्मण में, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच में लोहे का उपयोग का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध रचनाओं के अनुसार, ठीक है, ये पूछता है कि बौद्ध रचनाओं के अनुसार 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। इसमें 3 महाजनपद जो हैं अंग, मगध और लिच्छवी बिहार में स्थित है। इन तीनों के संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय, ये पूछा हुआ बीपीएससी में, और भगवती सूत्र से मिलते हैं। ये तीनों जो बिहार में राज थे, जो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है।
अंग महाजनपद बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में चंपानगर है, भागलपुर के समीप थी। बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों को स्वीकारा गया है। ठीक है ना। तो ये हो गया। मगध महाजनपद के अधीन आधुनिक पटना, नालंदा, गया और शाहाबाद ये कुछ क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गृहराज और राजगृह थी। ठीक है ना। इसको मतलब गृहराज कहता है या राजगृह कहता है, जो भी है। ठीक है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख व्रात अर्थात पतित के रूप में किया गया। जो मगध साम्राज्य के लोग थे उनको पतित के रूप में किया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध में बहिर्द्रथ राजवंश के शासन का उल्लेख होता है। गंगा, ये हो गया ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का संघ था जो 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। इसमें सबसे प्रबल लिच्छवी गणराज थे और इनकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई है और राजधानी वैशाली थी। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़े हुए होंगे, अभी पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ आपको लग रहा हो तो एकदम मतलब बस क्या है कि पॉइंट बाई पॉइंट हम ध्यान में बस रख लें। जैसे पूछ दिया कि वज्जियों का तिरुत पर मंडल जो है वज्जियों का संघ कितना गणराज से मिलकर बना हुआ था, तो 8 गणराज से मिल बना हुआ था। इसमें सबसे प्रबल कौन था, तो लिच्छवी गणराज था। ठीक है ना। तो अब हो गया, लिच्छवी गणराज ने अपनी राजधानी वैशाली में विश्व के पहले गणराज की स्थापना की थी। पहला गणराज कौन था, तो वैशाली था। 8 गणराज्यों में से एक सात्विक गणराज था जिसके प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म 1540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 1540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब मरे गए थे, निर्वाण प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। तो 540 ईसा पूर्व में पैदा हुए और 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दों परजीवी संघ के रूप में किया है। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ नामक गांव से होती है। तो ये पूछ देगा बीपीएससी में कि कौटिल्य जो है कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख किस मतलब रूप में किया है, तो ये वर्ड याद रखें, राज शब्दों पर जीवी संघ के रूप में। ठीक है। पूर्वोत्तर बिहार के शाक्य गणराज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इस गणराज की राजधानी कपिलवस्तु थी। इसी के समीप लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का, ये पूछेगा क्वेश्चन, यजुर्वेद में सबसे पहले किस राज का उल्लेख मिलता है, तो विदेह राज का मिलता है। यहाँ का राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमिदेह से मानी जाती है। समझ ना। इक्ष्वाकु के पुत्र कौन थे, निमिदेह। ठीक है ना। राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। मिथिला की स्थापना किसने की थी, तो मिथि जनक विदेह ने की थी। इस वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। अच्छा ठीक है। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे क्या कि सीता की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बन रही है। ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर से कि सबसे बड़ी जो राम सर्किट बन रहा है उसमें सीता का बहुत बड़ा सबसे ऊंची 750, हमको याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो वाला आप करंट अफेयर में देख लीजिएगा। सर पढ़ा रहे हैं उसमें करंट अफेयर में होगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन देखिए है ये पास्ट का क्वेश्चन कि सीता वाला, लेकिन उसका करंट अफेयर से जोड़ दिया क्योंकि सीता का जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट या व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ। ये पूछता है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग हुआ, तो कीकट एवं व्रात्य। ठीक है ना। तो ऐसे करके आएगा। तो आप इस बात को, जो ब्लैक से ज़्यादा दिख रहा है ना, उसको एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वाल्मीकि नारायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। ये पूछ देगा। ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ, तो बक्सर के लिए। माना जाता है कि यहाँ ताड़िका राक्षसी का वध भगवान राम के द्वारा हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। ऋग्वेद
में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा हुई। एकदम ये छोटा छोटा है, बहुत ये लगेगा क्या पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, इसी से क्वेश्चन आता है। और यही क्वेश्चन, अब तो हर एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, समझ गए ना। इसलिए एक भी क्वेश्चन सही, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, जो बना रहे हैं एकदम करेक्ट बनाए, ठीक है ना। तो वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था, ठीक है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा हुई है, याद रखिएगा। जबकि अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में हर्यक वंश का राज स्थापित हुआ। इस राज के संस्थापक, ये पूछता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। कौशल के प्रसेनजित थे और अवंती के चंड प्रगोत थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये पूछ देगा, महात्मा बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बोल देंगे बिंबिसार। या पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौशल के राजा का नाम क्या था, तो प्रसेनजित। या अवंती के राजा चंड प्रगोत थे, ठीक है ना। टाइम देख लिए, 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक थे, जिसे अवंती राज के अनुरोध पर उज्जैन भेजा गया था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना और मद्र राजा की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से भी उनके संबंध थे, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना और मद्र राजा की राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवक भी है कि उनके राजवैद्य थे, और बिंबिसार के जो अवंती राज के अनुरोध पे उज्जैन गए थे, उसी तरह से मगध के राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था, तो महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, मतलब आर्किटेक्ट थे वो। बिंबिसार की हत्या कर उसका महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा, और इस तथ्य को बौद्ध स्रोत सहमत हैं कि जबकि जैन स्रोत असहमत है। मतलब एक स्रोत जो कहता है कि नहीं, एक कहता है हाँ। अजातशत्रु ने 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ ये। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करके उनकी पुत्री वाजिरा से विवाह किया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। अजातशत्रु ने लिच्छवियों में षड्यंत्र का फूट डालकर उन्हें पराजित किया। अजातशत्रु ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु ने युद्धास्त्रों में शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन कि अजातशत्रु जो था, शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज किसने की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल, की मृत्यु मगध लिच्छवी के संघर्ष में हुई थी, ठीक है ना। तो सीधे पूछ देगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था, तो मक्खली गोशाल था, ठीक है। अजातशत्रु के शासन काल के समय में 483 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। और किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में उदय भद्र या उदयनी मगध की राजगद्दी पर बैठा और 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया, जिसके बाद में कुसुमपुर या पाटलिपुत्र के नाम के रूप में विकास हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि उदयइन जो ही था, वही पटना का निर्माण किया, जो गंगा और सोन के संगम पे है। हर्यक वंश का अंतिम शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, ठीक है ना, जिसका च्युत करके काशी का गवर्नर शिशुनाग 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग राजवंश की स्थापना की और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग जो था वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, लेकिन शिशुनाग शिशुनाग वंश जो था उसकी राजधानी कौन सी थी, तो वैशाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की कंफ्यूज कर जाना है। हर्यक वंश राजगृह उसकी राजधानी। हर्यक वंश में कौन कौन था, तो बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, उदयनी हुआ, और लास्ट शासक जो हुआ वह नागदशक हुआ, ठीक है। अब शिशुनाग उसको बन जाता है, ठीक है ना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी का नाम कालाशोक था, जो काक
वर्णीन के नाम से प्रसिद्ध था। इसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र में परिवर्तित कर दिया। कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में। पहला कौन सा था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम हुआ था, और फिर द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ बौद्ध संगति? वैशाली में हुआ। कौन पहला वाला कौन करवाया था? तो अजातशत्रु। दूसरा वाला कौन करवाया था? तो कालाशोक। ठीक है। शिशुनाग वंश का 344 ईसा पूर्व में अंत हो गया, और शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। इसका संस्थापक महापद्मनंदन था। ठीक है। कलिंग विजय महापद्मनंदन का प्रमुख अभियान था। कलिंग विजय महापद्मनंदन का प्रमुख अभियान था। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया, और हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख है। ये तो पूछेगा ही क्वेश्चन कि कलिंग विजय जो था, इसमें पूछेगा कि जीन की मूर्ति को कौन सा राजा कलिंग से उठाकर लेके आया था? तो महापद्मनंदन लेके आया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या निर्मित है? तो कलिंग में एक नहर बनवाया था, उसके बारे में जिक्र है। पुराणों में महापद्मनंदन को ब्राह्मण का विरोधी और क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण अखिल क्षत्रकांतकारी और सर्व क्षत्रांतका कहा जाता है। उसे भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। ये पूछ देगा कि भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा महापद्मनंदन। ठीक है ना। या ये वर्ड लिख देगा, ये किसको कहा जाता है? तो महापद्मनंदन को कहा जाता है। महापद्मनंदन ने स्वयं को एक राट की उपाधि धारण की थी। अपने से अपने आप का नाम देना, तो वो एक राट की उपाधि धारण की। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे। कौन थे अंतिम शासक? धनानंद थे। भारत पर सिकंदर का आक्रमण धनानंद के समय ही हुआ था। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर जहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद दुर्ग था, वहीं पाटलिपुत्र की स्थिति जल दुर्ग थी। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है, जबकि थोड़ी दूर पे सरयू भी गंगा से मिलती थी। मतलब वो चारों तरफ पहाड़ से, राजगीर जो था पहाड़ से घिरा हुआ था, और पाटलिपुत्र चारों तरफ नदी से घिरा हुआ था, तो इस पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल था। धनानंद के अत्याचारी शासन का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 से लेके 258 ईसा पूर्व ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये पूछ देगा। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल या धनानंद को कब मारा, चंद्रगुप्त, कुछ भी करके घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये मतलब होना चाहिए। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश में सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता के रूप में जाना चाहिए। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेलुकस निकट को युद्ध में पराजित किया, और उससे काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान, मकरान को प्राप्त किया। साथ ही सेलुकस की पुत्री से विवाह भी किया। सेलुकस का दूत मेगास्थनीज 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। सेलुकस का जो दूत था मेगास्थनीज 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में आया था। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा मिली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमको 64 या 65 में। ये क्वेश्चन 64 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इंडिका है किसमें, कौन से ये बुक में पाटलिपुत्र राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो बहुत लोग कौटिल्य के जो बुक है उसमें भी अर्थशास्त्र के बारे में भी लोग बात करता है, लेकिन नहीं, ये जो लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है इंडिका में। इसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पे था, जो 5 सदस्यों की 6 समिति संगठित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष पटना के समीप कुमराग गांव में मिले हैं। इसे खोजने का श्रेय स्पूनर को है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत का प्रथम केंद्रीयकृत प्रशासनिक सेवा व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही मिलता है। प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, ये पूछेगा पास्ट से। अब ऐसे नहीं पूछेगा कि नाम करके, प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय कौन से राजा को मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। चंद्रगुप्त के प्रशासन में पूर्व विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र का
मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थों की चर्चा मिली है। चंद्रगुप्त के प्रशासन की, ठीक है ना, चंद्रगुप्त के प्रशासन की पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, ठीक है, और उसके दरबार में यूनानी राजदूत डिमक्लक्स आया था, ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मौर्य वंश का महानतम शासक जो अशोक है, जो हुआ सबसे ज़्यादा नाम जो अशोक का है, 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। सम्राट अशोक का राजमहल छोटी पहाड़ी से कुम्हरार तक लगभग 10 वर्ग फीट के क्षेत्र में विस्तृत था, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने अशोक को युद्ध के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। बिहार में अशोक का अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, सहसराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अभिलेख अलग है और स्तंभ अलग है, परंतु उन पे अभिलेख नहीं उत्कीर्ण है। सम्राट अशोक ने अपने भाई महेंद्र के लिए संत की कुटिया रूपी पहाड़ी की निर्मित करवाई थी, ठीक है। सम्राट अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था और इसे आजीविकों को दे दिया था। ये अभी भी है, जाके देख सकते हैं। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने शिलालेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। ये शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मण लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र बौद्धिक क्रियाकलापों का बहुत बड़ा केंद्र था। इस समय पाटलिपुत्र के प्रमुख विद्वान कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उपवर्षा, मीमांसा और वेदांत के टीकाकार, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। मीमांसा और वेदांत के टीकाकार कौन थे? उपवर्षा, ठीक है। वैश्य पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि कौन थे? तो प्रसिद्ध व्याकरण और अष्टाध्यायी के रचयिता। अष्टाध्यायी और प्रसिद्ध व्याकरण रचयिता कौन थे? तो पाणिनि थे। पिंगला कौन थे? तो छंदो विच्युति के लेखक। व्याधि कौन थे? ज्यामिति सूत्र, ये पूछ देगा। व्याधि कौन थे? ज्यामिति जो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं के लेखक थे। और चाणक्य कूटनीति थे। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में हो गया। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जिसके शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता के अनुसार, ये कहा किसके अनुसार? संभवतः आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था आक्रमण। शुंग ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। पतंजलि शुंगों के राज दरबार में थे, ये पूछ देगा कि पतंजलि जो थे, जितना पतंजलि फेमस है, जो ये रामदेव बाबा इसको फेमस किए थे, ये किसके दरबार में पतंजलि जो थे? तो शुंगों के दरबार में। समता मनुस्मृति के संकलन शुंग काल में ही हुआ था। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे की हत्या करके उसका सचिव वसुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक है। तो कर्ण वंश की स्थापना की। उसके बाद ये है जो हम बाद में पढ़ाएंगे, बौद्ध सभा वाला। उसके बाद हम यहाँ करते हैं, इसके बाद यहाँ चलते हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया, लेकिन इनके मगध पर शासन का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसको आंध्र सातवाहन लोग दो अपदस्थ तो कर दिया, पर उनका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि उन लोग मगध पर राज किया था। प्रथम शताब्दी में कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अश्वघोष को जो बौद्ध विद्वान थे उनको अपने दरबार में लेके चला गया, जो पुरुषपुर जो कश्मीर कहलाता है, तो वहाँ लेके चले गए। तो वो राजा कौन था? तो कुषाण वंश का नरेश कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ कश्मीर में, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके वंश था कि ये कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय दिया। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। इसके बाद देखिए इतना पढ़ाए, आपको पढ़िए बहुत ध्यान से। फिर इसके बाद कल से डालते हैं। कल हम कोशिश करें कि पूरा जो इसका पूरा हिस्ट्री है वो पूरा ख़त्म कर देते हैं।
तो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये विवास मनोरमा की बुक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा बीपीएससी के लिए, और इसका जो डिटेल में बुक है, जो ये बुक है, पहले कलर अलग था, ये पूरा बुक दिया हुआ है आपके पास। तो ये अगर आपको पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे अच्छे से एक एक बहुत ही मतलब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप एक एक वर्ड अगर पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी का क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला है। तो अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू। फिर आप बताइएगा आपको कोई और भी चीज़ पढ़ना होगा या लगेगा कि मैम ये पढ़ा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप हमसे कमेंट करके शेयर कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू।